बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या पढ़ चुके कल? तो कल हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। फिर पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जिनका भी क्लास छूट चुका है वो इसका वीडियो मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, लास्ट क्लास का, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला था कि जो सर्किट सिंबल हैं उनको अपने नोटबुक पे बना लेने को, तो जिन्होंने बनाया नहीं होगा वो बना लेंगे, और जो यहाँ पे पहली जिनकी क्लास है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, वो तो ध्यान देंगे इसको। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में ये सब चीज आपको अभी तक मैं मान चुका हूँ, हो चुका है। अब इसके आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जो नहीं आए तो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है ना, मैं ऐसा बिल्कुल ट्राई करूंगा। चलो, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। एमीटर आपने देखा था, एमीटर, एमीटर देखा था, अंकित ही थे बस लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हेडिंग डालो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इसका डेफिनेशन काफी हाईली लाइकली है कि आपके एग्जाम में आए, मतलब इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में आए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा संभावना। तो इसके बारे में लिखिए, ओम्स लॉ के बारे में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor, at constant temperature the potential difference across a conductor is directly proportional. At constant temperature the potential difference across a conductor is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the current flowing through it, to the current flowing through it, to the current flowing through it, directly proportional to the current flowing through it. The potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Directly proportional to the current flowing through it. Directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, डन। बच्चों इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, आपको आना चाहिए। तो देखो, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, जितने लोग को नहीं पता। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टर क्या होता है, तो जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करना है। अब उसमें मुझे मान लो फैन बनाना है, ठीक है ना, या फैन बनाने की जगह कोई और डिवाइस बनाना है। तो उस डिवाइस को बनाने में मैं अपना आर्टिस्ट्री इफेक्ट क्यों दिखाऊं, मैं उसमें आर्टिस्ट क्यों बनूं? तो उसके जगह, क्योंकि मुझे तो फिजिक्स डिस्कस करना है, मैं आर्ट का टीचर तो हूं नहीं, इसीलिए मैं क्या बना दिया, जिगजैग लाइन। और इस जिगजैग लाइन को मैंने रजिस्टर बोला। अब ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, ये रजिस्टर फैन भी हो सकता है या कोई और भी डिवाइस हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको क्या नाम दिया, रजिस्टर। या सिंपल एक कंडक्टर भी हो सकता है, समझ में आएंगे नहीं, सिंपल एक कंडक्टर भी हो सकता है, जैसे कॉपर का कोई वायर हो गया, है ना, ये भी एक रजिस्टर की तरह काम कर सकता है। ठीक, अब ये रजिस्टर ऐसे ले लिया, इसको आर देखो, रजिस्टर इज द डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। हम आगे बता देंगे आपको, अभी परेशान मत हो। तो रजिस्टर ले लिया बच्चों, इस रजिस्टर के ऊपर वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस नापना, या सीधी सी बात में कहें तो वोल्टेज नापना। क्या काम है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस नापना या वोल्टेज नापना। वोल्ट मीटर का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापना। ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक एमीटर लगा होता है, ए लिखते हैं इसको। यहाँ पे एमीटर लगा होता है, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा होता है। ये सिंबल बैटरी का है। जब बड़ी छोटी लाइन कई बार हो जाए तो ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी लगा होता है। बैटरी के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उसका ये वाला एंड ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ये जो है ऐसे इसके साथ कनेक्ट।
ठीक है, ये ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है, इस बैटरी का वोल्टेज कुछ होगा, उसकी होगा, ठीक। ये एमीटर है, इसमें करंट ऐसे जाएगा, ठीक, बना लीजिए सर्किट डायग्राम है। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकाला था, ठीक है बच्चों। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकाला था, क्लियर है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकाला था ओम। इसको नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट नोट डाउन करो इसको, बनाओ सर्किट डायग्राम। इसमें कौन सी चीज क्या है लिख लेना। V क्या है इसमें, V इज वोल्ट मीटर, V इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। तो ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज। ये क्या है, एमीटर, मैंने ये लिखने को बोला था लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिखे नहीं होंगे। ये है एमीटर, ये क्या मेजर करता है, करेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये है बैटरी, ये है बैटरी, ये है बैटरी, ठीक है ना। ये क्या है इसमें, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। और ये क्या कहलाता है, तो इसके बारे में बता चुके, ये कहलाता है रजिस्टर, रजिस्टर, ये कहलाता है रजिस्टर, ठीक है, बना लो इसको। बच्चों ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कुंजल और प्राणा दोनों लोग लेट ज्वाइन किए हैं। ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखो है और ये सर्किट है, बस इतना है, अभी इसको एक्सप्लेन करना बाकी है। जल्दी से आप लोग सर्किट बना लीजिए, जल्दी से बना लिया बच्चों, सुनो ध्यान से। देखो इसीलिए बोल रहा हूँ सर्किट एक बनाएगा, बाकी अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से बना होगा, किसी में ऐसे करके नीचे से बना होगा, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए बोल रहा हूँ एक बना लो चलेगा, ठीक है ना, कोई भी एक बना लो। रियोस्टेट, अच्छा सुनो एक बात क्या है, अब यहाँ पे क्या किया था ओम ने, ओम ने क्या किया, तो बच्चों ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। ये वोल्ट मीटर का एक डिवाइस है, आप लैब में देख सकते हो, ये उसका सिंबल है। एमीटर क्या है, एक डिवाइस है, और यहाँ जो देख रहे हो क्या है, सिंबल, जैसे बैटरी भी एक डिवाइस है और उसका यहाँ पे क्या है, सिंबल है, समझ रहे हो कि नहीं। ये सब सिंबॉलिक फॉर्म में चीजों को दर्शाया गया है। बाकी इस एक्सपेरिमेंट को आप 10th में जब लैब में जाएंगे तो लैब के अंदर भी आपको करना होगा। रियोस्टेट भी एक डिवाइस होता है, रियोस्टेट देखो डिवाइस, रियोस्टेट डिवाइस देखो। देखो ये ऐसा डिवाइस होता है, लो भाई, ठीक है, ये ऐसा डिवाइस होता है रियोस्टेट, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइस रियोस्टेट होता है। ये देख रहे हो ये कैसे रियोस्टेट, कैसे मैंने तो इसको सर्किट में कैसा बना दिया, सर्किट में तो ऐसा बना दिया, सर्किट कैसा बना था देखो जरा, रियोस्टेट का सर्किट कैसा बना था, इधर ध्यान दो। रियोस्टेट का सर्किट एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसके ऊपर एक ऐसे जॉकी बनाया था, ऐसे करके एरो बनाया था। ये एरो मूवेबल होता है, तो देखो एक रियोस्टेट का 3 एंड होता है, 1 2 3, 3 एंड है ना, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे देखो बस कि हमें 2 एंड पे कनेक्शन करना होता है, देखो ये, तो एक एंड पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वायर दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे स्क्रू खुल जाएगा, इसको ऐसे ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा,
ओपन होने के बाद एक तार को यहां पे लगा दो, ठीक है, और एक तार को यहां लगा दिए, एक तार को यहां पे लगा दो, यहां मतलब यहां लगा दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे तुम इसको मूव कराते जाओगे ज्यादा कॉइल कवर होता जाएगा, और जितना ज्यादा कॉइल कवर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आता जाएगा। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन ये डिवाइस ऐसा है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब इसको जितना पहले अगर पास में रखोगे तो कम रेजिस्टेंस आएगा, इतना ही पार्ट सर्किट में रोल प्ले करेगा। इसको थोड़ा शिफ्ट करके दूर कर दो तो अब ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में एड ऑफ हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलना। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करता है। तो अभी ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, सिंपल सी बात जो बताता हूँ उसको ध्यान दो। बाकी रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जब आप लैब के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लैब के अंदर जाएंगे तो ये रियोस्टेट आपको डिवाइस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो बात बता रहा हूँ उस बात को ध्यान देना है। वापस सर्किट में चलते हैं, मैं वहां समझाता हूँ। देखो इधर ध्यान से, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों का मिल के काम क्या है, इन दोनों का मिल के जो यहां से लेके यहां तक मैं लिखा हूं, इन दोनों को एक साथ में बोलता हूं वेरिएबल वोल्टेज। ये पूरा मिलके क्या करते हैं, वोल्टेज को बदलते हैं ये दोनों मिलके। एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, जैसे इस V की वैल्यू है 12 वोल्ट, एग्जांपल समझो, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसको आगे पीछे करके मैं, ये रियोस्टेट को आगे पीछे करके मैं 0 से लेके 12 वोल्ट तक कोई भी बैटरी बना सकता हूं। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर दूं तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को खाता है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर दूंगा तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा। जैसे अगर बिल्कुल रेजिस्टेंस को इस वाले जॉकी को यहां लगा दूं तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो 12 वोल्ट मिलेगा। फिर इस जॉकी को थोड़ा और पीछे करो तो 12 से कम 10 मिलेगा। फिर इस जॉकी को और पीछे करूं तो 10 से कम 8 मिलेगा। एकदम लास्ट में कर दूं तो हो सकता है कि वोल्टेज 1 या 2 मिलने में। तो ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा यहाँ पे ऐड करोगे उतना ज्यादा वोल्टेज कम होता जाएगा। समझ रहे हो ना, जो वोल्टेज इसको मिल रहा है वो कम होता जाएगा। तो सीधी सी बात ऐसा समझो कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बन गए। एक ऐसा मशीन बन गया जिसकी वैल्यूज को, जिस ऐसा मशीन बन गया जो वोल्टेज देता है, और उस वोल्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बैटरी ले आओ, 1.5 वोल्ट की बैटरी ले आओ, तो बैटरी के ऊपर वोल्टेज फिक्स है कि नहीं है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हमने एक मशीन बना लिया जिसके अंदर हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें अभी 1.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो उसमें पॉइंटर को सेट कर दें, 1.5 वोल्ट आने लगेगा। अभी तुम्हें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो पॉइंटर को सेट कर दे, 12 वोल्ट आने लगेगा। तो ये दोनों मिलके वही काम कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस बदलने से हो क्या रहा है, इसको मिलने वाला जो वोल्टेज है वो बदल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये 12 वोल्ट है तो इसको 0 से लेके 12 वोल्ट कोई भी वोल्ट में दिलवा सकता हूं। कैसे, बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर इन रियोस्टेट। समझ में आ रहा है, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जागो जागो जागो, नींद से उठो, जागृत हो जाओ। मुझे पता है मौसम अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग शून्य कर लोगे। ठीक है, कुंजल बताओ, समझ में आया। 900। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वंश, यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ना, बताओ तुम लोगों जी। अब जो नहीं आए तो उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा, जो लास्ट क्लास में नहीं है, जो इस क्लास में आया तुमको। देखो इधर ध्यान से, तुम लोगों को बोला था सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल याद करने को बोला था कि नहीं बोला था, सर्किट सिंबल याद नहीं किया। ओम ने क्या किया था, सीधी सी बात सुनो हम। ओम के पहले अभी आगे थोड़ा कंटिन्यू करो, हो सकता है तुम्हें पीछे का समझ में आ जाए। तो ओम ने क्या किया था, देखो पहले मुद्दे को समझो। मुद्दा ये नहीं कि ये क्या है, ओम ने क्या किया, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वी और आई की वैल्यू लिखी। किसकी वैल्यू लिखी, वी और आई की। यहाँ वी लिख दिया, यहाँ आई लिख दिया। तो वी उन्होंने कहां से देखा, वोल्ट मीटर से। वी कहां से देखा, वोल्ट मीटर से। और आई कहां से देखा, एमीटर से। वोल्ट मीटर एमीटर जानते हैं आप लोग, ये भी डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर और एमीटर डिवाइस होता है, अभी मैं दिखा दूंगा इसका भी पिक्चर आपको। वोल्ट मीटर और एमीटर से रीडिंग लिया। तो बच्चों पहले बार उन्होंने क्या किया, इस जॉकी को नहीं छुड़ा और रीडिंग लिया, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। मान लो V1 वोल्टेज था, तो V1 वोल्टेज कहां से देखा, यहां से देखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट यहां से देखा। तो करंट देखा तो इन्होंने पाया कि V1 के लिए I1 करंट, ठीक है ना। V1 के लिए कैसा करंट था, I1। V1 कहां से देख रहे हैं, ऊपर से। I1 कहां से देख रहे हैं, यहां से।
तो अब उनको अगला रीडिंग लेना है तो V को चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम वैल्यू बदल बदल के स्टडी करोगे ना चीजों को, तो इस V को वैल्यू को बदलूं कैसे, तो इसीलिए उन्होंने ये डिवाइस लगाया था। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया, तो आगे शिफ्ट किया तो यहाँ V बदल गया। क्यों बदल गया V? क्योंकि एक रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज को खा जाता है, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो अब जैसे 12 वोल्ट था तो पहले मान लो 12 मिल रहा था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाया अब 10 मिलने लगा, तो फिर उन्होंने 10 पे रीडिंग लिया कि V2 पे, तब उन्होंने देखा करंट I2 आया। V2 की रीडिंग कहां से देखी? यहाँ से, मतलब रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और वोल्ट मीटर से रीडिंग लिखा और फिर एमीटर से रीडिंग लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर V2 I2 लिखा, फिर उसके बाद इन्होंने रियोस्टेट को और आगे बढ़ाया तो वोल्टेज बदल जाएगा, फिर V3 लिखा, फिर उसकी रीडिंग लिखी, ऐसे करते हैं। अब जब आप लैब में जाओगे अपने स्कूल के, तब भी आपको यही करना होगा, ये सब आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद रियोस्टेट को, एक बार रियोस्टेट को एक जगह पर रखना होगा, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी होगी। फिर रियोस्टेट को दूसरी जगह पर रखना होगा, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी होगी। तो वोल्ट रियोस्टेट को बदलने से हो क्या रहा है, ये जो 12 वोल्ट की ये मान लो बैटरी है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है, कुछ वोल्टेज इसको भी मिल रहा है। तो जब आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऐसा समझ लो रियोस्टेट को भी, ये वोल्टेज खाने वाला डिवाइस है। तो रियोस्टेट बढ़ा दोगे तो जैसे 12 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ये खा गया तो इसको 2 ही मिलेगा, है ना। इसकी वैल्यू तुमने कम कर दिया तो ये 8 वोल्ट खा गया तो इसको 4 मिलेगा, है ना। इसकी वैल्यू और कम कर दिया, ये 6 खाएगा तो इसको 6 मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रियोस्टेट अभी के लिए बस इतना याद रख लो, एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को खाता है, सिंपल सी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा मुद्दा क्या है कि ये ओम जो थे, ये इस रेजिस्टेंस की स्टडी करना चाहते थे जो ऊपर है। ये तो ठीक है, स्टडी करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, कुछ चीजों को बदलने के लिए हमें कोई डिवाइस लगाना पड़ता है जिससे मैं इसके क्रॉस वोल्टेज को चेंज कर पाऊं। भाई वोल्टेज को चेंज करना था, उनका मुद्दा क्या था कि इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज बदल बदल के मैं देखूंगा कि करंट कैसे बदल रहा है। उनका ये मेन एम था स्टडी का। समझ में आ रहा है ना कि मैं इस जो भी, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैंने कल ही बताया था, ये कुछ भी हो सकता है, ये फैन हो सकता है, ये सिंपल वर्ड में बात करते हैं बल्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके घर का कोई भी डिवाइस हो सकता है जो डीसी पे चलता है। तो रेजिस्टेंस, अब बार बार मैंने आपको फिर अभी स्टार्टिंग में बताया था इस क्लास के कि मुझे आर्टिस्ट फिजिक्स का टीचर आर्टिस्ट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जब सर्किट बनाएगा तो एक्चुअल फैन बनाएगा, या जब कोई डिवाइस बनाएगा तो एक्चुअल डिवाइस बनाएगा। उसके जगह पे इस तरह जिगजैग लाइन बना देता है और बोलता है ये रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस नाम का कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ हो, बल्ब भी हो सकता है, डीसी पे चलने वाला फैन भी हो सकता है, डीसी पे चलने वाला कोई और डिवाइस ले लो वो भी हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? रेजिस्टेंस क्या है, तो ओम ने क्या किया, सिंपल प्लेन वायर भी हो सकता है, जो कॉपर का वायर हो सकता है, एल्युमिनियम का वायर हो सकता है, वो भी रेजिस्टेंस है। तो ओम इसी की स्टडी करना चाहते थे। ये सब चीजें तो स्टडी करने के लिए जरूरी था कि भाई इसके क्रॉस वोल्टेज बदलना था, तो वोल्टेज कैसे बदलते, तो अगर एक बैटरी लगा दोगे तो एक ही वोल्टेज मिलेगा ना इसको। अब वोल्टेज बदलोगे कैसे, तो बदलने के लिए एक रियोस्टेट लगा लिया। रियोस्टेट की वैल्यू को जब चेंज करते तो ये वोल्टेज दो जगह बढ़ता, यहाँ और यहाँ। तो बच्चों अभी आपको एग्जांपल से समझाया मैंने कि कैसे कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा। इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वोल्टेज ज्यादा खाता जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कम मिलता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से ये डिवाइस काम करता है। इसका मेन फंक्शन है टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। समझ रहे हैं कुंजल? Yes, sir. वंस, यस सर। हाँ समझ आया? थोड़ा 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 प्रयास करो, बस सिंपल सी बात फोकस रखो कि एम क्या है। एम है कि इसका वोल्टेज बदलना, और ओम ने वही किया था, इसकी वैल्यू चेंज करके वोल्टेज की रीडिंग लिखी थी। वोल्टेज की रीडिंग कहां से लिखी जाएगा, वोल्ट मीटर और एमीटर से लिखा जाएगा, वोल्ट मीटर और एमीटर से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? नहीं क्लियर है? बताओ बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं क्लियर है? पक्का? बेटा बताओ। नहीं? क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा बहुत है लेकिन सिंपल इतना बात तो समझ में आएगा होगा सबको कि इसका होल सोल पर्पज इज टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। वोल्टेज का मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। तो हम लोग केजी केजी कहते हैं, मतलब मास की बात कर रहे हैं। वैसे वोल्टेज वोल्टेज कह रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ओम ने क्या पाया,
ये बना लिया सबने, ये टेबल ऐसे बनाया उन्होंने। तो ओम ने पाया क्या बच्चों, ओम ने ये पाया, ये टेबल बनाने के बाद ओम ने पाया कि V1 अपॉन I1 was equal to V2 upon I2 was equal to V3 upon I3 is equals to constant। ओम ने ये पाया कि ये इन सब का रेशियो आपस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V1 अपॉन I1 निकाला उन्होंने, निकाल सकते हैं ना, ये ओम के पास ये टेबल तो बना हुआ है। सेम एक्सपेरिमेंट क्लास 10 में करना होगा, सेम आप भी ऐसा सेटअप बनाओगे, वोल्ट मीटर से रीडिंग लिखोगे V की, करंट की रीडिंग एमीटर से लिखोगे, और फिर ऐसे टेबल बनाना होगा और डिवाइड करके दिखाना होगा कि तीनों का रेशियो सेम है। 3 रीडिंग या 5 रीडिंग लोगे, तीनों का 4 5 का रेशियो सेम है। तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या पाया, ओम ने ये फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया कि V बाई आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V बाई आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब V और I का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी को जब फर्दर उन्होंने सॉल्व किया बच्चों, तो फर्दर सॉल्व करके इन्होंने क्या पाया कि V बाई आई इज इक्वल्स टू R, इस कांस्टेंट को भी डिफाइन किया, और इस R को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इस R को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये R क्या आपका रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, कुछ नोट करना है कर लो। और यही ओम्स लॉ बनता है, फेमस आपका फेमस इक्वेशन इसका ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ का फेमस इक्वेशन। ओम्स लॉ का इक्वेशन यही नीचे वाला है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, नोट कर लो जो भी करना है। कुंजल कोई क्रॉस क्वेश्चन? सर अभी थोड़ा कॉम्प्रहेंड करना होगा क्या हो रहा है। कर लो। मैं इसका एक्चुअल सर्किट भी दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो मैं देखता हूँ, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक्चुअल सर्किट देखना है इसका, एक्चुअल लैब में जो करोगे एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। पहले वोल्ट मीटर और एमीटर देख, पहले ये लिख लो, इन्होंने टेबल बना के ये कर लिया, V1 अपॉन I1 इक्वल टू आई आर, फिर ऐसे ऐसे कर लिया। ओम्स लॉ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन, इसका एक्सपेरिमेंट भी पूछा जा सकता है, उसके लिए सावधान रहिए। फिजिक्स आते प्रॉब्लम शुरू हो गई, हाँ इसी का नाम फिजिक्स है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, साइंस और बायो ठीक है, केमिस्ट्री और बायो तो है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है आर्यन। हो गया, लिख लिया, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई क्या है यहाँ पे, R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब इसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, तो उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखा दूं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो कि कैसे क्या होगा। परेशान से सब लोग लग रहे हैं, सबसे पहले देखते जाओ, सबका इमेज दिखा रहा हूं मैं, वोल्ट मीटर का इमेज देख लो, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। देखो इधर ये वाला डायग्राम, जब जाओगे तो लैब में यही वाली चीज मिलेगी जो मैंने अभी लिखा है, देखो हाँ देखो ये वोल्ट मीटर डायग्राम है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस था कि नहीं, रेजिस्टेंस था ना, देखो रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने वोल्ट मीटर ऐसे लगाया था ना, ऐसे लगाया था कि नहीं वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि यही लगा था, तो यही लगा था, तो ये कैसे लगा था, तो इसको ऐसे खोलोगे ना, ये ऐसे खुल जाता है, ये वाली चीज ऐसे घुमाने पे अनलॉक होती है, और इसके नीचे फिर अनलॉक होकर ऊपर जाएगा, फिर उसके अंदर वायर बांध के, तो वायर बांध के फिर नीचे घुमाते हैं, तो फिर टाइट हो जाता है।
ऐसे घुमाओगे खुलेगा, वायर बांध के फिर घुमाते ही नीचे टाइट हो जाता है। तो ये ऐसे हो गया। तो अब यहाँ से दो वायर आएंगे, एक वायर ऐसे इससे निकल रहा है, एक वायर ऐसे निकल गया, एक को यहाँ जोड़ दिया, एक को यहाँ जोड़ दिया। तो इसकी जगह पे मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि ऐसे। अब वोल्टेज बदलोगे तो ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा। तो पॉइंटर में मूव करेगा, जैसे 1 पे है तुम बता दोगे 1 वोल्ट है, 2 पे है तो 2 वोल्ट है, बीच में है तो बता दोगे। तो इससे रीडिंग ओम ने लिया था वोल्ट मीटर का, ठीक है ना। ये कहाँ लगा हुआ था, इसके ऊपर। समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर समझ में आ रहा है। एमीटर देखो, वोल्ट मीटर में देख रहे हो ना, सेम चीज। एमीटर भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे V की जगह क्या लिखा होगा, A। V की जगह क्या लिखा होगा, A। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। पैरेलल मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। हालांकि अभी मैंने बताया नहीं पैरेलल सीरीज, लेकिन अभी थोड़ी सी बात ध्यान रखो। पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगने का मतलब रेजिस्टेंस ऐसे था, तो इस वाले को मैंने ले जाके ऐसे इसमें टच करा दिया, और इस वाले को मैंने ले जाके इसमें टच करा दिया। तो ऐसे जब आप किसी चीज को जोड़ो तो इसे पैरेलल बोलते हैं। एक जोड़ना और भी टाइप का हो सकता था, क्या हो सकता था, तो अभी एमीटर में बताएंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अब तुम एमीटर देख लो। इसको बोलते हैं पैरेलल में जोड़ना। पैरेलल में जोड़ना मतलब सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसके दोनों तार ले जाके जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना था वहां जाके लगा दिए। डिस्टर्ब नहीं किया सर्किट को, सर्किट जैसे चल रही थी चल रही है, बस दो तार ले जाके वहां कनेक्ट कर दिया। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्लियर है कुंजल, समझ में आ रहा है इसमें। yes, so वंश ठीक है बेटा। Yes. देखो वोल्ट मीटर के बाद एमीटर देखो। देखो समझ में नहीं आएगा तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। हम स्कूल नहीं है, हमारा स्कूल मतलब हमारा मकसद सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, 2 क्लास ओम्स लॉ पढ़ाएंगे बस, लेकिन समझ के ही जाना है, ठीक है। देखो बोला था ना बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये क्या है, एमीटर है। कैसे पता, यहाँ क्या लिखा है, ए। तो ए लिखा है तो क्या मेजर करेगा, एम्पियर। एम्पियर मतलब क्या मेजर करेगा, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या मेजर करेगा, एम्पियर। तो सर्किट को ध्यान दो, जो ओम्स लॉ की सर्किट हमने बनाई थी, ओम्स लॉ की सर्किट में, ओम्स लॉ की सर्किट बनाई थी कि नहीं बनाई थी। ठीक है ना। देखो ओम्स लॉ की सर्किट बनाई थी, एक बार उसको देख लो। ओम्स लॉ की जब हमने सर्किट बनाई थी, चेंज हो गया क्या, ओम्स लॉ की सर्किट है तो देखो एमीटर कहाँ कनेक्ट है, यहाँ। इसको देखो एमीटर कहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है ना। और वोल्ट मीटर ऊपर कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर को, अब देखो एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां से जो वायर होगा, जैसे मान लो एक पहले ये वायर था, जैसे ये वायर है वैसे ये वायर था, तो वायर को बीच से कट करना पड़ेगा। वायर को बीच से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और एमीटर का दो एंड है, और कट करने के बाद एक एंड वायर के इस वायर पे और एक एंड को इस पे कट करके लगाना पड़ेगा। और इसमें अभी मैं तो जस्ट को देखो, इसके जैसे एक वायर है बच्चों, ठीक है ना, उस वायर को आपको कट करना पड़ेगा। तो कट कैसे करोगे, बीच से वायर को कट कर दिया तो इसके दो हिस्से हो गए, गैप हो गया ना, इसे कट कर देंगे, दो हिस्से हो गए। अब इसका ए प्लस वाला हिस्सा यहां लगा दिया, और इसका माइनस वाला हिस्सा यहां लगा दिया। तो करंट जब जाएगा, तो करंट अब इसके थ्रू होते हुए, इससे निकलते हुए, फिर आगे सर्किट में रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, जहां पे वोल्ट मीटर लगा। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। ये एक्चुअल सर्किट में मतलब बीच से सर्किट कट कर दिया, फिर इसके बाद इस वाले को इसमें कनेक्ट कर दिया, और इस वाले को इसमें कनेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या बताएगा, करंट। तो जब ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज में कनेक्ट करना। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज में कनेक्ट। पिछले वाले में और इसमें अंतर आ रहा है समझ में। पिछले वाले में डिवाइस ऐसे ही थी, बस ऊपर से कनेक्ट कर दिया था। अब की बार क्या किया, वायर को कट करके अलग किया, और उसके बीच में एमीटर को कनेक्ट किया। और एमीटर में ऐसे करंट अब एमीटर के थ्रू होते हुए जा रहा है, ऐसे करंट अब एमीटर के थ्रू होते हुए जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर। समझ आ रहा है एमीटर। यहां भी रीडिंग है देखो,
0 1 2 3 4 यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ से भी रीडिंग फिर ओम ने लिया था। समझ में आया ना? क्लियर? बताओ बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा समझ? क्या हुआ अंकित, कुंजल? सर एमीटर जो है यूज कहाँ आता है? एमीटर यूज होता है बेटा करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। आप अपने घरों में देखो, जहां पे स्टार्टर होता है ना, मोटर मोटर देखा है? कहीं पे अगर समरसेबल वगैरह हो, कहीं भी Yes, किसी sir. घर में समरसेबल है, तो समरसेबल में देखोगे तो एक जगह वी लिखा होगा और एक जगह ए लिखा होगा। ध्यान से देखिए, कभी अगर देखोगे जीवन में ऐसा तुम कुछ करोगे तो पाओगे। एक Yes, जगह sir. वी लिखा लिखा होगा. होगा। अरे तुम लोग समरसेबल का जब स्टार्टर देखोगे ना, तो उसमें एक जगह वी लिखा होगा, एक जगह ए लिखा होगा। तो जो वी लिखा है वो क्या है? वोल्ट मीटर। और जो ए लिखा है वो क्या है? एमीटर। अंदर से कनेक्शन वैसे ही होता है, एक सीरीज में काट के जोड़ा जाता है और एक वोल्टेज में जोड़ा जाता है। हर जगह इसका यूज होता है ना? लेकिन आप लोग स्टार्टर वगैरह में देखोगे, जो मोटर के स्टार्टर होते हैं उनके अंदर आप इसको अक्सर देखोगे। ठीक है ना? चाहे कोई स्टेबलाइजर हो जो घर के वोल्टेज को चेंज करता हो, या एसी के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, एसी के अंदर अगर किसी के एसी के अंदर स्टेबलाइजर लगा हो, तो स्टेबलाइजर में वोल्टेज दिखाता है कि कितना वोल्ट है। डिजिटल भी आ सकता है, अब डिजिटल भी आते हैं, तो स्टेबलाइजर के अंदर भी देखा होगा। स्टेबलाइजर जानते हो ना, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसके अंदर भी होता है। उसके अंदर भी वी लिखा रहता है, पॉइंटर आगे पीछे जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स है, और फिजिक्स में चीजें आसपास की ही होती है। ठीक है ना? इसमें परेशान बहुत नहीं होना। मैं तुम्हें एक्चुअल ड्राइंग दिखाना चाह रहा था इसकी। देखो इधर, ये ओम्स लॉ की एक्चुअल ड्राइंग। एक्चुअल में मतलब ओम्स लॉ जब आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? ओम्स लॉ एक्चुअल में ऐसा होता है। अब इसके अंदर देखो, मैं बताता हूँ, घबराना नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बैटरी। बैटरी का काम ये बॉक्स कर रहा है। ये जो बॉक्स है, ये किसका काम कर रहा है? बैटरी का। ये जैसे बैटरी ने लगा के एसी को डीसी में बदल दिया है। तो देखो यहाँ लिखा है ना 10 वोल्ट 12 वोल्ट। तो अब यहाँ पे ये बैटरी समझो, ये क्या है? बैटरी। तो बैटरी से प्लस वाला निकला, फिर किस में गया? एमीटर में। सीरीज में कनेक्ट करना है ना एमीटर में। ड्राइंग, ड्राइंग याद रखो। ड्राइंग बनाया था ना रफ सा अभी। ड्राइंग बनाया था, बैटरी था ऐसे, ऐसे बैटरी था। बैटरी के बाद ऐसे एमीटर था। एमीटर के बाद क्या था? ये रजिस्टर था जिसको हमको स्टडी करना था। ऊपर वोल्ट मीटर था। फिर उसके बाद क्या था? ये ऐसे नीचे आके फिर रियोस्टेट था कि नहीं? ये सर्किट था। तो देखो, बैटरी के प्लस से निकला वायर और किस में गया? बैटरी के प्लस से निकला, एमीटर में गया। एमीटर में गया ना? फिर एमीटर के दूसरे वाले हिस्से से निकला, दूसरे वाले हिस्से से निकला, फिर देखो कहाँ गया? दूसरे वाले हिस्से से निकला, फिर हमें जिस डिवाइस की स्टडी करना उसके पास गया। तो बच्चों ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या नाम होता है इसका? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बच्चों, जैसे लैब में आप जाएंगे तो हर समय वो रजिस्टर नहीं रख सकते अलग अलग, तो क्या करते हैं? एक बॉक्स रखते हैं। अब इसके अंदर देख लो की है, ये सब देख लो ऊपर क्या है? ये सब की है ना? देखो ये की है। अगर मैं मान लो इसके आगे वैल्यूज लिखी है, जैसे यहाँ लिखा है 10 ओम, तो अगर मैं इस वाले की को निकालता हूं, तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम का हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये रजिस्टर की तरह ये काम कर रहा है। ये जो काम कर रहा है, सिंपल समझो आर की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? आर की तरह। तो इसका दो टर्मिनल दोनों जाके किससे कनेक्ट होगा? वोल्ट मीटर से। ये वाला चीज आर की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? लैब में ये जुगाड़ रहता है बच्चों को करने के लिए। तो ये वाली पूरी चीज जो देख रहे हो, ये आर की तरह काम कर रहा है। तो इस आर को देखो, इस आर का दोनों टर्मिनल जाके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है। फिर वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जाके रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है। फिर उसका दूसरा टर्मिनल की के साथ कनेक्शन के साथ साथ बैटरी के नेगेटिव वाले में जा रहा है। रियोस्टेट का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो इस जगह पे दो कनेक्शन है, एक तो एक कनेक्शन इससे आ रहा है, एक कनेक्शन रियोस्टेट से भी आ रहा है, और एक कनेक्शन वोल्ट मीटर से भी आ रहा है। तीनों जाके समझ रहे हो? हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ,
लेकिन बच्चों ये रियल एक्सपेरिमेंट सेटअप है जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर रियल इंस्ट्रूमेंट रहे तो चीजों को ज्यादा इजिली दिखाया जा सकता है। लेकिन इस वाले जंक्शन पे तीन चीज कनेक्ट हो रहा है, एक वोल्ट मीटर, एक रेजिस्टेंस का एंड, और एक एंड इस रियोस्टेट से आ रहा है। तो देखो, एक वोल्ट मीटर से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, फिर यहीं से एक वायर निकल के रियोस्टेट में भी जा रहा है, फिर यहीं से एक वायर निकल के बैटरी, रियोस्टेट का एक वायर निकल के फिर बैटरी में जा रहा है। ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो, फिर रियोस्टेट का एक वायर निकल के बैटरी में जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बच्चों ये सर्किट एक्चुअल में आप करेंगे, लैब में करेंगे, तो आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। देखो अभी आपकी चीजें, जीवन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। पूरी की पूरी चीजें ये भरी पड़ी है। जैसे अब रियोस्टेट, ये क्या है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। अब इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करने लगूं तुम्हें प्रॉब्लम होगा, ये बस सिंपल समझ लो अभी के लिए, रेजिस्टेंस होगा। वैसे रेजिस्टेंस बॉक्स ये होता है कि इससे हम डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 लिखा हुआ है, फिर 8 10 24, आगे देखोगे लिखा होगा 100 1000, किलो किलो मतलब 20,000 ऐसे लिखा होगा। तो अगर मान लो मैंने 20,000 के सामने जहां लिखा है 20,000, उसके सामने का की निकाल दिया, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 20,000, मतलब मेरे हाथ में है कि मैं कितना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ पे 10 ओम के सामने वाला की निकाल दिया और 8 ओम के सामने वाला की निकाल दिया, तो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा 18 ओम का, 10 प्लस 8, अगर दो की निकाला। अगर मैंने एक 10 वाला की निकाल दिया और एक 30 वाला की निकाल दिया, तो रेजिस्टेंस यहाँ का कितना हो जाएगा, 40। इसीलिए मतलब एक एक्सपेरिमेंट बदल बदल के करने के लिए बच्चों को, किसी को जैसे आपके दोस्त में से किसी को जब लैब टेक्नीशियन जब देगा, तो किसी के लिए एक की निकाल देगा, किसी के लिए दो की निकाल देगा, ताकि सबकी वैल्यूज अलग अलग आए, ठीक है ना। बोलेगा परफॉर्म करो, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। तो बच्चों ये जो है ये सर्किट सिंबल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल डायग्राम है। यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, ये सब वायर्स है, ये सब वायर्स, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाओ, पेशेंस बनाओ, इसी का नाम फिजिक्स है, ठीक है ना। फिजिक्स में यू हैव टू हैव पेशेंस, आप कुछ नहीं कर सकते, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया से। समझ आ रहा है कि नहीं, अभी तक थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया। इसको ओम ने किया था, और अगर जिसका भी स्कूल होगा, जिसका भी स्कूल ठीक ठाक होगा, उसमें अगर फिजिक्स का लैब होगा, तो आप लोग 10th में ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने लैब में जरूर करेंगे। और जो जो डिवाइसेस मैंने आपको दिखाई हैं, वो डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वो सेम डिवाइसेस आपको अपने स्कूल लैब में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हालांकि ये जो हमने बनाई ये केवल सर्किट सिंबल है। इसमें से सीखने की बात क्या है कि वोल्टेज ओम के पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, या V बाई आई का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये उनका फाइनल फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इसमें जब कांस्टेंट हटा दिया तो क्या लिख दिया, V इक्वल टू आई आर। जैसे अगर आपको केवल ओम्स लॉ का डेफिनेशन पूछे, तो जो डेफिनेशन लिखवा है वो लिख देना, और उसके बाद डायरेक्ट लिख देना V इक्वल टू आई आर। अगर आपसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछे, तब ये ड्राइंग बना देना, ये बना देना, और लिख ये दिखा देना कि V1 अपॉन I1 एंड V2 अपॉन I2 एंड V3 अपॉन I3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये दोनों मिलके बस वोल्टेज को बदलते हैं, इतना ही इनका काम होता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हमने टाइम काफी ज्यादा इस पे स्पेंड किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पूरा हर चीज का जिस्ट यही है, ये टेबल है कि भाई वोल्टेज बदला, और वोल्टेज बदलने के बाद करंट को देखा, तो वोल्टेज और करंट कहाँ से देखा, वोल्ट मीटर से देखा और एमीटर से देखा। वोल्टेज कहाँ से बदला, रियोस्टेट से बदला। आपसे क्वेश्चन है कि भाई रियोस्टेट क्यों लगाया है, क्वेश्चन कोई पूछ ले, जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो बाहर से जो वाइवा करने के लिए आए, वो बोले आपने रियोस्टेट क्यों लगाया है, तो बोले कि रियोस्टेट इसलिए लगाया क्योंकि मुझे इसके क्रॉस का वोल्टेज बदलना है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलना है। अगर हम डायरेक्ट बैटरी लगा देते तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाता, तो ओम तो एक ही रीडिंग ले पाते, भाई दूसरी रीडिंग ले ही नहीं पाते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बदल ही नहीं पाता, तो रीडिंग ही नहीं ले पाते। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके वजह से क्या हुआ, वोल्टेज बदला तो रीडिंग बदली, तब जाके स्टडी होगा ना, जब 3 4 अलग अलग वैल्यूज के लिए आप रीडिंग। क्लियर, क्लैरिटी,
ठीक है ना। तो सबका अलग अलग काम समझ में आया। एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब वायर को काटने की जरूरत नहीं है, ऊपर से लगा दो। सीरीज का मतलब वायर को काट के अलग करो, फिर एमीटर का दो हिस्सा आएगा, एक को इसमें जोड़ो, एक को इसमें जोड़ो। ये क्या है, सीरीज में कनेक्शन। एमीटर को जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, गलती से भी एमीटर पैरेलल में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, गलती से भी। अगर पैरेलल में एमीटर कनेक्ट हो गया तो आपके लैब में से धुआं आएगा, एमीटर फूक जाता है। एमीटर एक डेलिकेट डिवाइस होता है। अगर तुमने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन अगर आपने एम मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बहुत दिक्कत की बात, धुआं निकल जाएगा। फिर लैब टेक्नीशियन बोलेगा कि अब ये तुम्ही से वसूल किया जाएगा, जो एम मीटर फूकने का चार्ज है वो आपसे वसूल किया जाएगा, ठीक है ना। तो जानबूझ के कई क्या होता है कि कई सारे बच्चे वो जानते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अपना एक्सपेरिमेंट करके चले गए, उनका एक्सपेरिमेंट हो गया, अब अगले लॉट की बारी रहती है, तो वो उसमें क्या करते हैं कि जानबूझ के मीटर किसमें डाल के चले जाते हैं, सीरीज में, और की उसका खोल देते हैं, की ओपन कर देते हैं ताकि वो सर्किट ऑन रहे, ऑन करके सीरीज में कनेक्ट के चले। अगला वाला लॉट है, उसने ध्यान नहीं, डायरेक्ट कनेक्टेड है, रीडिंग लेना है, फटाफट रीडिंग लो। तो अगला लॉट जैसे कनेक्ट करता है की को, एमीटर फूक गया। एमीटर फूक गया तो जो लॉट सामने पकड़ा गया उसके ऊपर होता है। एमीटर हमेशा किसमें कनेक्ट, बेटर है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो एमीटर अपने हाथ से कनेक्ट करें, ठीक है ना। एमीटर का एक टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, प्लस के साथ, और एक टर्मिनल रेजिस्टेंस के प्लस के साथ और वोल्ट मीटर के प्लस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये याद रखना है कि एक जॉइंट पे क्या क्या कनेक्ट होना चाहिए। तो एमीटर का एक टर्मिनल प्लस वाला बैटरी के प्लस के साथ जुड़ना चाहिए, और एमीटर का नेगेटिव वाला तीन लोग के साथ, दो लोग के साथ जुड़ना चाहिए, एक वोल्ट मीटर के प्लस के साथ और एक रेजिस्टर के प्लस के साथ। फिर इसी तरह दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसका जो दूसरा एंड है वोल्ट मीटर का, और जो रेजिस्टेंस का दूसरा मीटर है एंड है, वो साथ में जुड़ना चाहिए, और वो दोनों मिलके फिर रियोस्टेट में जुड़ना चाहिए। तो रियोस्टेट का जो एक एंड है वो ये है, उसके तीन एंड होते हैं, ये एक, ये और एक ये। तो एक एंड पे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे एंड को फिर बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है। एक्सपेरिमेंट का मतलब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यही ध्यान देना होता है, एक बार में एक काम करना होता है, तब जाके आप ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को बहुत सेफली सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ के ट्राई करना। इसमें समझने वाली कोई भी बात नहीं है, मैंने तो इतना ज्यादा ही समझा दिया, इतना ज्यादा तो समझाने की कोई भी वो नहीं बोलता। बोलता ओम्स लॉ क्या है, तो बोलते डायरेक्ट V इक्वल टू आई आर बोलो, सर्किट यही वाली बनानी है, इसमें कौन सी चीज क्या है वो भी तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन मैंने ये आपको ट्राई किया कि मैं हर चीज का मतलब समझाऊं कि सर्किट में जितनी भी चीजें उनका क्या मतलब, समझ में आ रहा है ना, जितनी भी चीजें उनका क्या मतलब है आप बताने में सफल होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलूं मैं, आपको याद क्या रखना है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल। जो बच्चों का क्लास मिस हुआ था, कल का लेक्चर पढ़ा होगा ग्रुप पे, देख लेना उसको, ठीक है ना, पक्का देख लेना। कल मैंने V के बारे में, I के बारे में बताया है, तो कल का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अब रेजिस्टेंस के बारे में, जो V इक्वल टू आई आर में R है। अच्छा सुनो, तो ओम ने एक और काम किया था बच्चों, ओम ने एक और काम किया, V और I का ग्राफ प्लॉट किया। किसका ग्राफ प्लॉट किया, तो इसी में लिख लेना ग्राफ, ओम्स लॉ के नीचे ही ग्राफ। इन्होंने V और I का ग्राफ प्लॉट किया, VI का क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, VI का ग्राफ प्लॉट किया। बच्चों वहां पे R क्या था, तो R जितने लोग को नहीं पता है लिख लेना, जितने लोगों को पता है अच्छी बात है। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। V था पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसको शॉर्ट में V से रिप्रेजेंट कर। I क्या था, I था करंट, करंट था, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। R क्या है, R है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM कहो या ये वाला सिंबल बना दो, दोनों चलेगा, या तो OHM लिखो या ये वाला सिंबल बना दो जो उधर सिंबल बनाया। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, सिंबल होता है, ओम इसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, ओम, ठीक है ना, लिख लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लास्ट क्लास नहीं आया तो लिख लो,
बाकी जिन लास्ट क्लास आए थे बस रेजिस्टेंस लिख लो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ओम। क्लियर? क्लैरिटी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है कुंजल बेटा, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, जितनी बातें बता रहा हूँ उनको बस धीरे धीरे समझने का प्रयास करना, चीजें और क्लियर हो जाएगी, घबराना नहीं है। ठीक है, अगला लिखो, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस लिखो, लिखो इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो इसका, इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट, फिर हम ग्राफ बताएंगे आपको। इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। ऑब्स्टिकल समझ रहे हो ना, ये करंट के पाथ की क्या है? बाधा है। जैसे एग्जांपल समझो बच्चों, एक बैटरी मैंने लिया, यहां से फॉर्मूले से देख लो पहले एक बार, आई इक्वल टू क्या होगा? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो बच्चों आई इक्वल टू कितना होगा? वी बाई आर। वी बाई आर होगा कि नहीं बच्चों? आई इक्वल टू वी बाई आर होगा। वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वी बाई आर। तो मान लो बच्चों मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी लिया, तो अगर एक बार रेजिस्टेंस कम लूं, एक बार रेजिस्टेंस ज्यादा लूं, तो जब रेजिस्टेंस कम लूंगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा लूंगा तो करंट कम फ्लो करेगा। तो यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब करंट को उतना ज्यादा फ्लो करने में प्रॉब्लम। तो इसीलिए तो बोला कि करंट के पाथ का ऑब्स्टिकल है। बेटा आपके पाथ में जितना ऑब्स्टिकल कम हो उतना तेज आप मूव करेंगे, तो करंट का ऑब्स्टिकल कौन है? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो अब जैसे एक डिवाइस ये, अच्छा रेजिस्टेंस बदलने के लिए क्या क्या करना होगा तो आगे आपको बताएंगे। बाकी अगर दो अलग अलग डिवाइस ले तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी ले लिया, उससे एक बार ऐसे डिवाइस को चलाया जिसका रेजिस्टेंस कम था, और एक बार ऐसे डिवाइस को चलाया जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो जिसका रेजिस्टेंस कम था उस डिवाइस में ज्यादा करंट जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें कम करंट जाएगा। तो ये करंट के पाथ का क्या है? ऑब्स्टिकल है। हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। समझ रहे हैं? हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाधा जितनी ज्यादा जीवन में हो, आदमी की स्पीड उतनी कम होती, उसमें है ना, इसीलिए ऐसा। अब मैं शायद ग्राफ बता रहा था, शायद मैंने कहीं लिखा भी था ग्राफ, वी आई ग्राफ। बच्चों ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ ऐसे लिख लेना। तो ओम ने ग्राफ बनाया था, वी आई ग्राफ बनाया था, ठीक है ना बच्चों? तो वी आई ग्राफ जब बनाया था तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था। ये ग्राफ कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे i की भी वैल्यू बढ़ रही थी। तो आप लोग को याद रखना है कि वी आई ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और बच्चों जो इसका स्लोप होता है, स्लोप आपको पता है? स्लोप, स्लोप पता है? स्लोप जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ, ये है और दो माउंटेन है मान लो, उस पर तुम्हें बताओ कि किस वाले माउंटेन का स्लोप ज्यादा है? ये ए है ये बी है, तो उधर वाले का स्लोप ज्यादा है। अरे स्लोप मतलब चढ़ाई, किसकी चढ़ाई ज्यादा है? दूसरे वाले की। तो सिंपल सी बात, मैथ यही तो बोलता है कि x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है। तो x में चेंज करने पर यहाँ y में कम चेंज हो रहा है, यहाँ उतना ही x में चेंज करो तो y में ज्यादा चेंज हो रहा है। तो x में चेंज करने पर जब y में ज्यादा चेंज तो हम उसको क्या बोलते हैं कि स्लोप ज्यादा है। या कई जगह पे सीढ़ियां देखते होगे, वो चढ़ने में थक जाते हो, तो चढ़ने में थक क्यों जाते हो? क्योंकि उनका स्लोप ज्यादा है, वो कम डिस्टेंस में ज्यादा ऊंचाई ट्रेवल करते। तो स्लोप मतलब समझ रहे हो ना? स्लोप लेमन टर्म, ढाल, ठीक है ना? लेमन टर्म चढ़ाई। बाकी इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स चेंज करने पर वाई कितना चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप। तो बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो ओम ने क्या कहा था? अच्छा इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया? 10th वाले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बच्चों ये एंगल जितना ज्यादा होगा, इतना बात तो आप समझिए होगे कि ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्लोप है। ये एंगल जितना ज्यादा होगा, अरे जितना ज्यादा कम, कम अगर एंगल होगा तो ये नीचे होगा लाइन, ज्यादा एंगल होगा तो ये लाइन ऊपर होगा। तो जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो बच्चों थीटा जितना ज्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इंक्रीजेज मतलब स्लोप इंक्रीजेस। और बच्चों स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। स्लोप किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस की। याद रखना वी आई ग्राफ का स्लोप जो होता है
वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। वी आई ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है बच्चों, और स्लोप किससे मेजर किया जा रहा है? अभी के लिए आप मान लो थीटा, जब आप ट्रिगो पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वो टैन थीटा होता है। जब ट्रिगो पढ़ लेंगे तो मैं बता दूंगा, इसी थीटा का टैन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे ग्राफ बनाया हो, वैल्यूज दिया हो, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो, मान लो ध्यान से देखना सब लोग, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वैल्यू दिया हो V1 और यहाँ पे वैल्यू दिया हो I1। अरे कुछ वैल्यू होगा, जैसे यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा। ग्राफ में वैल्यूज होती है कि नहीं, एक्स पे होती है, वाई पे होती है। तो तुमसे बोले रेजिस्टेंस निकालो, तो तुम कोई भी वैल्यू देख लेना, कोई भी एक वैल्यू देख लेना, कोई भी एक। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी भाई, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो तुम कोई भी एक वैल्यू उठा लेना और डायरेक्ट V1/I1 कर देना। कोई भी एक वोल्टेज की वैल्यू उठा लेना, कोई भी एक करंट की वैल्यू उठा लेना, उसको डिवाइड कर देना और रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई भी एक, जैसे अभी ग्राफ बनता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेट 2,3 आपको पता हो, 4, ऐसे। तो बच्चों कोई भी पता हो, एक वैल्यू पकड़ना, उसके करस्पॉन्डिंग भी पकड़ना और डिवाइड कर देना, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, देख लो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जिससे चीजें क्लियर है। जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन गया, और इसमें मैंने बोला बेटा कि ये 2 एम्पियर है, यहाँ पे 4 है, फिर बेटा यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 6 है, ऐसे करके, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऐसे 8 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 8 है। तो मैंने बोला कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो कोई भी एक लो, तो जैसे कोई 8,4 ले सकता है, कोई बच्चा होगा 6,3 ले सकता है, कोई बच्चा होगा 4,2 ले सकता है, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो देखो, तो अगर मैं 8 बाई रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं 8 ले लेता हूँ, V/I करना है, 8/4 कितना आएगा? 2 ओम। चाहे तुम 6/3 कर लो तब भी 2 आएगा, चाहे तुम 4/2 कर लो तब भी 2 आएगा। तो रेजिस्टेंस की यही खासियत है, कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, डिवाइड मार दो, कोई भी एक वैल्यू, रेजिस्टेंस पता चल जाएगा अगर ग्राफ दिया हो तब। क्लियर है बेटा? क्लियर? वंस, कुंजल, क्लियर? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ। दूसरा इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, कोई भी एक वैल्यू पकड़ के डिवाइड करना। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों कि जैसे मान लो बोले कि 2 कंडक्टर है, एक कंडक्टर का ग्राफ, एक कंडक्टर का ग्राफ ऐसा है और एक कंडक्टर का ग्राफ ऐसा है। विच कंडक्टर है हाई रेजिस्टेंस? किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ए का। खत्म के, है कोई दिक्कत इसमें? बेटा जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। विच कंडक्टर है हाई रेजिस्टेंस? ए। किसका रेजिस्टेंस कम है? बी का। लेकिन यहाँ पे बस एक सावधानी ध्यान देनी है, जो धोखा होगा आपके साथ। ये अभी VI में पढ़ा रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ आई भी कर देगा। तब याद रखना, एंगल हमेशा किससे देखना है? आई से। एंगल क्या देखना है? आई से। ये मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी आप बोल रहे हो कि ए बड़ा होगा, ए आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। यहाँ पे क्या है? आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, है कि नहीं? तो बेटा ए का स्लोप ज्यादा है, बी का। जब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो यहाँ आई भी कर देगा। आई भी कर देगा, मान लीजिए 3 बता दिया भाई, एक 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? अब किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? 3 का। तो एंगल कहां से देखोगे? आई से। जो आई से ज्यादा एंगल बना रहा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? 3 का। 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आई भी दे सकता है, मैं सावधान कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के हैं, आप कभी PYQ चेंज देखोगे इसका तो ये सब क्वेश्चन जितने मैंने अभी बताए हैं सब क्वेश्चन बोर्ड के ग्राफ से आएगा, इससे बाहर ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आज की क्लास इतनी रहने दें, सबको क्लियर है? जिसको डाउट होता है शर्माएगा कोई भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर मुझे बताना। अगर नहीं आएगा ओम्स लॉ फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ाएंगे। ठीक है? और जिन लोगों की क्लास मिस हुई है, पहला वीडियो ग्रुप पे गया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे भी है, जिसका भी क्लास मिस हुआ है वो जाके देख लेगा। ठीक है ना? जो लास्ट क्लास जिसकी भी मिस हुई है वो देख के ही आना,
वो देख लो पहले, फिर इसके बाद इसको अभी पढ़ी लियो, वो वाली क्लास देख लेना जिन्होंने क्लास किया है, वो बस चीजों को ध्यान दे। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ओम्स लॉ तक कर लेना, ठीक है ना। ओम्स लॉ तक देखो, फिजिक्स की प्रैक्टिस साथ साथ करो, ये डिफिकल्ट है, बाकी का तो ठीक चलेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने दो। जाओ बच्चों, बाय बाय।